मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट किया जाए वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले उन बातों को चर्चा करें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और किन किन बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। तो हमारे सिलेबस में जो कुछ चीजों डिलीट करने के बाद जो हमारा मेन रहने दिया था, उसमें हमें कुछ इस तरीके से सिलेबस को रखा गया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, हाइजेंस वेव थ्योरी, यंग्स डेविसिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ और उससे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज और कुछ टेक्निक्स वाईडीएससी के ऊपर में, जिसके ऊपर में क्वेश्चंस बनने वाले हैं आज। और डिफ्रैक्शन एक्चुअल में हुआ गया था, पोलराइजेशन को हटाया था तो बस डिफ्रैक्शन रहने दिया था बच्चों। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को देखेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक छोटा सा बात मैं आपको बताना बहुत जरूरी है, जो कि समझना ध्यान से। ये रे ऑप्टिक्स की तरह बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक नहीं है। ये जो टॉपिक है ना वो थ्योरेटिकल है। ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, बहुत स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको। इसमें क्या है कि कुछ स्टार्टिंग के थ्योरीज हैं। वो थ्योरी अगर आपको बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, तभी आप उससे सारे प्रॉब्लम बना पाओगे। और उतना ही नहीं, आपसे तभी डेरिवेशंस भी हो पाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 मिनट, ये 15 मिनट ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना आएगा। तो सिर्फ ये 15 मिनट आपको बहुत गौर से सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये चीजें +1 से रिलेटेड, वही वही +1 में जो वेव पढ़े थे उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो हमें इसको समझना होगा। यहां पर समझ रहे हो बातें? समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप वेव नहीं पढ़े हो अच्छे से, मुझे बहुत अच्छे से पता है। कोई नहीं, आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, मैं तब भी कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाने का। तो बस 15 मिनट बोर मत होना। ये 15 मिनट ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना आगे के टॉपिक आएगा। 1 से 1.5 घंटा क्लास लगाऊंगा, इसमें ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। 1.5 घंटा काफी होता है, 1.5 से पौने 2 घंटे बहुत होता है। इतने देर के लगभग क्लास होंगे और इसमें आपको इतना अच्छा वेव ऑप्टिक्स बना दूंगा, इतना अच्छा वेव ऑप्टिक्स बना दूंगा, इतना अच्छा। इंडिया में इससे अच्छा कोई वीडियो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला इससे अच्छा वीडियो, और आज से अच्छा क्लास कोई कहीं नहीं मिलने वाला। बहुत अच्छे से सुनना, बस स्टार्टिंग के 15 मिनट बोर नहीं होना। थ्योरेटिकल चीजें हैं जहां पर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकता। जो थ्योरेटिकल चीजें हैं तो है, समझना तो पड़ेगा ही, और उसके बिना वेव ऑप्टिक्स आप समझ नहीं पाओगे। चलो बिना कुछ की बातें के सीधा स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब मानिए यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए बच्चों कि हमारे सामने 2 वेव्स है। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देना है आपको। 2 वेव्स है। पहला वेव जिसका इंटेंसिटी I1 है और दूसरा वेव जिसकी इंटेंसिटी I2 है। पहला वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। आप तो पहले से जानते हो, पहले से पढ़ चुके हो कि सर 11th में पढ़ते थे कि जब दो वेव्स एक के ऊपर में एक ओवरलैप करता था, जब 2 वेव्स क्या करता था, सुपरपोज करता था, तो जो नया वेव्स बनता था उसका एम्पलीट्यूड इतना होता था। कितना होता था? अंडर रूट में A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos थीटा। ये बात तो आप पहले से जानते हो। मैं इसी को ऐसे लिख दिया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ। तो A² इज A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos थीटा। ठीक है, सुनना, ध्यान सुनना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है अच्छे से कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A² का। किसका प्रोपोर्शनलिटी होता है? A² का। तो मैं काम कर लेता हूं, जहां A² है वहां I लिख देता हूं, जहां A1² है वहां I1 लिख देता हूं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी में जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2√I1A2 cos थीटा। तो मैं सलाह दूंगा आप इस रिजल्ट को हमेशा याद रखो। ओरिजिन तो वेव है, वेव में अच्छे से समझा रखा हूं इसको। आप चाहो तो वेव की वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा नहीं देखो, इतना जरूरत तो है नहीं। बस थोड़ा बहुत जरूरत है, तो मैं उतना यही समझा दूंगा। तो आपको वेव की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो आगे देखो। अब यहां पर एक बात और उठता है कि अगर 2 वेव्स की इंटेंसिटी सेम हो जाए, अब ये रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
तो आपका जवाब होगा, ये रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2√√I0 गुना आई नॉट गुना आई नॉट गुना कॉस थीटा। बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 2I0, इसको भी लिख सकता हूं 2I0 गुना कॉस थीटा। यहां से 2I0 को कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब जानते हो आप, ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर नहीं पता है हमारे बच्चे को तो मैं सलाह दूंगा इसको याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार फिजिक्स में ये काम आने हैं। और इसको उठा के यहां पुट कर दो, 2I0 गुना 2 गुना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो रिजल्टेंट क्या आ गया इसका, 4I0 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं आपको सलाह दूंगा एक छोटी सी बात, अगर मान लो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं मानोगे तो आपको तो आज कल मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही जरूरत है। हमारे पास दो एक्सप्रेशन है बच्चों, हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन का नाम है I1 प्लस I2 प्लस 2√√I1I2 कॉस थीटा, और हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है बच्चों 4I0 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो दोनों से रिजल्टेंट इंटेंसिटी ही निकलेंगे, हमें किसका कब इस्तेमाल कब करना है ये सुन लो ध्यान से, यही जरूरत है। इसका इस्तेमाल तुम तब करना जब दो वेव्स की अलग अलग इंटेंसिटी है। जैसे मैं कह दूंगा एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी है I, दूसरा वेव है जिसकी इंटेंसिटी है 4I, दोनों ओवरलैप किया, इतना एंगल फेज है, निकालो रिजल्टेंट कितना हो, तब तो इसको यूज करो। लेकिन अगर तुम्हें ये बोले कि दो वेव्स है जिसकी इंटेंसिटी सेम था और दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस 120 डिग्री का है, बताओ इंटेंसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू। तो भाई हमें ध्यान देना होगा कि जब हमें सेम का नाम लेगा तभी इसका इस्तेमाल करना है, अदरवाइज यही चलेगा। ठीक है, सुन रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वेव ऑप्टिक्स में खास करके ये जो चैप्टर आएगा जिसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग YDAC, उसमें हमें दो वेव्स की इंटेंसिटी सेम ही होता है। तो जनरली तो मैं इसी को यूज करके करते हुए क्वेश्चन बनाऊंगा, इसलिए इसको तो अमृत की तरह पी जाना। हमारे बच्चे को क्या है, जरूरत है कि इसको अमृत की तरह पी जाना। क्या है ये, अमृत। पी जाओ पी जाओ, अरे पी ले भाई, पी जाओ, पी लिया, आगे बढ़ो। अगला टॉपिक आता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या आता है बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब इंटरफेरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हम सुपरपोजिशन की बात की है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ। चलो एक छोटा सा इंटरफेरेंस की घटना दिखाता हूं, ठीक है। अगर घटना देखोगे तो समझ में आएगा कि चीजें हैं क्या। बट देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है जानते हो, हम लोग पढ़ तो लेते हैं यार, क्यों पढ़ रहे हैं ना यही नहीं पता होता है। चलो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इंटरफेरेंस ना पूरा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तुम्हें। बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई मैकेनिक होता है ना, तो वो जो सर्विस एक्टिवा का सर्विस करवाने जाते हो ना, तो देखोगे कि जो मिस्त्री होता है वो जो तेल वगैरह यूज करता है ना, और सरफेस ऑयली हो जाता है, तो बारिश के मौसम में तुम देखोगे कि जो ऑयली सरफेस होता है ना, उस पर पानी के ऊपर में वो तेल आ जाता है, और उसको गौर से देखना तुम्हें ऐसा लगेगा कि झिलमिलाता हुआ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब यही गौर से देखना, तुम झिलमिलाता हुआ पैटर्न दिखाई देगा। अब झिलमिलाता हुआ पैटर्न क्यों दिखता है यही समझना होगा। तुम देखोगे कि लाल है, नीला है, पीला है, कोई न कोई कलर जो होगा 7 कलर में से मिसिंग होता है। समझ रहे हो बातें, यही है इंटरफेरेंस, इसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां क्या हुआ है कि कोई ऐसा इंटरफेरेंस हुआ है जिसकी वजह से एक कलर के वेव गायब हो गए, इसीलिए व्हाइट लाइट स्प्लिट करके अलग अलग कलर्स में बट चुका है, और जो कलर नहीं देख पाते हैं वही 7 कलर में से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये फिर मिक्स हो जाते हैं तो फिर व्हाइट बन जाता। समझ पा रहे हो, तो इंटरफेरेंस की बहुत अच्छी घटनाएं आपको मैंने दिखाया। तो वही बात मैं बता रहा हूं कि इंटरफेरेंस की घटनाएं हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले इंटरफेरेंस की बातें कर लेते हैं। दो तरीके का इंटरफेरेंस होता है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव।
कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव में मैं बताता हूं C प्लस सी गिव C। अरे वाह, ये क्या बदल दिया सर? आप जानते हो कि एक वेव का ये होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ। क्रस्ट, ट्रफ। अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से ओवरलैप करता है तो मैं इसको कहता हूं कंस्ट्रक्टिव। क्रस्ट, क्रस्ट, कंस्ट्रक्टिव। इस केस में क्या होता है बच्चों, दोनों इन फेज में रहता है, तो जिस वजह से इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है इसीलिए इसकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाता है। समझ पा रहे हो? दो वेव जब ऐसे इंटरफेरेंस किए थे, अकेला अकेला ऐसा था, मिल गया, देख कैसे बन गया, यूं बराबर हो। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या कहते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव। अब देख, एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से ओवरलैप करता है। इस केस में क्या होता है कि भाई एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिनिमम हो जाता है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड पहले से भी छोटे हो गए, जितने थे उससे भी छोटे हो गए, अलग अलग जो थे उससे भी छोटे हो चुके हैं। इसे देख रहे हो तुम, यही समझ में आ रहा होगा कितना छोटा एम्पलीट्यूड हो गया इसका। तो इसे इस केस में हम कहेंगे कि रिजल्टेंट की जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम से मिनिमम होगा, और इस केस में हम कहेंगे कि इंटेंसिटी मिनिमम होगा। इसका एक और नाम होता है बच्चों, मिनिमा। मिनिमम इंटेंसिटी को बोलते हैं मिनिमा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी को बोलते हैं बच्चों मैक्सिमा। बोलो, याद रहेगा? छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें नहीं है। अब सबसे बड़ा बात उठता है कि सर जी अब ये समझा दो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, कंडीशन बता दो। याद रखना, मैंने आपसे वादा किया था 15 मिनट जो बच्चा ध्यान से सुनेगा उसी से वही टॉपिक पर लीड करेगा। तो 15 मिनट बहुत बारीकी से गौर से सुनना होगा, है ना, समझना ध्यान से, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर मेरे को मत बोलना कि सर ये क्या, क्वेश्चन नहीं बने। और मैंने आपसे पहले वादा कर रखा था क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन बनवा लूंगा आपसे। इसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी को सुनना होगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होगी। तो मैं जानता हूं कि मैं कंस्ट्रक्टिव के केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहता हूं। अब आप बताओ इस इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, जब इसका वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। भाई सोच के देखो, I1 वही रहेगा, I2 वही रहेगा। जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब मुद्दा बनता है कि यार कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता कितना है। आप तो जानते हो पहले से कि कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना बच्चों, वो 1 होता है। मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अच्छा, ये कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? जब तुम कहते हो कि थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो कॉस का वैल्यू 1 हो जाता है। सुन पा रहे हो? कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1, 4 पाई 1, 6 पाई 1। बाय वाले बच्चे स्पेशली ध्यान रखना, 2 पाई 1, 4 पाई 1, 6 पाई 1, 8 पाई 1। जब जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो कॉस का वैल्यू +1 होगा। तो भाई हम जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू +1 चाहिए था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए था। तो मैंने इसी को लिख दिया कुछ ऐसे, थीटा बराबर 2n पाई। 2n पाई क्यों बोल दिया? कि अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई, 3 पुट करूंगा तो 6 पाई। हम चाहते भी वही थे। अगर 0 पुट करेंगे तो 0। तो भाई इस केस में जब थीटा का वैल्यू 2n पाई होगा, इस केस में कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा, और कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। सोच के देखो, तो भाई इसका इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना? सोच के देखो। तो कहोगे जब कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा I1 + I2 + 2 रूट अंडर I1 I2, बिकॉज इसका वैल्यू 1 हो चुका है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, अंडर रूट में I1 + अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। इसी टर्म को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। तो आज से ये फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन चुका है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एक रिलेशन हम आपको और समझाना चाहते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है दो वेव्स के बीच में? ये वेव्स में पढ़ चुके हैं ना 11th क्लास में, याद करो। तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा गुना पाथ डिफरेंस। ये होता है दो वेव्स के पाथ डिफरेंस, और ये हुआ दो वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस, मतलब एंगल का डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस मैक्सिमम केस में क्या होता है?
2n पाई मैंने पुट कर दिया, 2n पाई, पाई से पाई, 2 से 2, देखो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा। तो जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस बच्चों, पाथ का डिफरेंस क्या हो, 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तब हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है। बोलो मेरे बच्चे, क्लियर या नहीं क्लियर, जल्दी जल्दी बता दो, क्लियर ना, आगे बढ़ो। अब मैं फिर बात करूंगा आपसे कि मुझे तो मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए भाई। तो मिनिमम इंटेंसिटी कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मिनिमम इंटेंसिटी होता है। तो मैं चाहता हूं इसका मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए, मतलब मिनिमा चाहिए। ये मिनिमा कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और आप जानते हो कि कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है बच्चों, -1। और ये कब होता है, जब थीटा का वैल्यू पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो मैंने ऑड मल्टीपल को बच्चों ऐसे लिख दिया था, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। 2n - 1 पाई वेयर n बराबर 1 2 3 4। अगर 1 पुट करोगे तो पाई, 2 पुट करोगे तो 3 पाई, 3 पुट करोगे 5 पाई। ऐसे किसी किसी किताब में तुम देखोगे यहाँ पर 2n + 1 पाई लिखा रहता है, तो यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बात दोनों है। आपको मैं सलाह दूंगा, आप इसी को याद रखो, ठीक है। फिर सुन लो, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन है। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई लैम्डा गुना पार्ट डिफरेंस। हमने इस रिलेशन को उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया। तो 2n - 1 पाई बराबर 2 पाई लैम्डा गुना डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस इतना हो जाएगा। तो जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, डॉट 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 5 λ/2, 7 λ/2, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। और जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे बच्चों, तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 होगा, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मिनिमा। क्या नाम पड़ गया, मिनिमा। तो ये -1 हो गया तो लिख दिया माइनस, माइनस में 2√i1 i2। और मैं इसको और वैसे कैसे भी लिख सकता हूं, √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है। अब हम छोटी छोटी बातें और समझते हैं। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा के बीच में रिलेशन निकालना है, जिससे कि हम क्वेश्चन बना सके। हम जानते हैं आई मैक्स का फॉर्मूला ये होता है, आई मिन का फॉर्मूला ये होता है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये होता है। अब हम आई मैक्स बाय आई मीन चाहिए था, तो हम एक काम करते हैं, √i2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जैसे √i2 से डिवाइड किया तो ये तो हो गया √i2, i1/i2, ये हो गया +1, ये √i1/i2, ये हो गया -1। बस इसको सॉल्व कर दिया हमने। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, जल्दी बताओ। मैं इसको एक छोटा सा और बात बता देता हूं, आई मैक्स बाय आई मीन को हम ऐसे भी लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। कैसे, यहां लिख देता हूं, ये लिख देता हूं a1/a2। देखो a1 आई क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूं a1/a2 +1 a1/a2 -1 का होल स्क्वायर। कई बार यहां पर भी तुम्हें मामला फंसाया जा सकता है कि मैक्सिमा मिनिमा के बीच का रेशियो दे रखा होगा और एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ लेगा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम्हें 50 चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस फॉर्मूला को याद रख लो, छोटी छोटी बातें याद रखो, सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। समझ रहे हो बात। एक बात और समझ लो, अगर हम तुमसे पूछें कि आई मैक्स प्लस आई मीन क्या होगा, बस सॉल्व कर दिया। आई मैक्स का फॉर्मूला ये रहा और आई मीन का फॉर्मूला ये रहा, दोनों को ऐड करना था। जैसे ही ऐड करेंगे बच्चों, देखो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i1 + i2। और आई मैक्स माइनस आई मीन क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये रहा, उसका फॉर्मूला वो था, दोनों घटा दिया तो इस बार ये कट जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया 4√i1 i2। हमसे पूछा जाता है आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन। आई मैक्स माइनस आई मीन अभी अभी निकाला था मैंने, 4√i1 i2, और ये होता है 2i1 + i2, 2 दूनी 4। अब देख सकते हो रिलेशन बहुत काम का रिलेशन है, जरूर याद रखें। रिलेशन है आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मीन। अब जब तक इस पर हमें क्वेश्चन नहीं बनाएंगे बच्चों, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आओ सबसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या कहना चाह रहा है कि वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4i
एक वेव है जिसका इंटेंसिटी I है और दूसरा वेव है जिसका इंटेंसिटी क्या है बच्चों 4I है। बहुत अच्छी बात। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, जहां फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए बच्चों तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो। पहला वेव का इंटेंसिटी मैंने कहा था ना, सिखाया था ना कि अगर दो वेव की इंटेंसिटी अलग अलग होगा तो इस फॉर्मूला को यूज करो, और दो वेव की इंटेंसिटी सेम हो जाए तो 4I0 cos स्क्वायर 5I2। चलो पुट कर दो। I1 का वैल्यू I, I2 का वैल्यू 4I, 2 रूट अंडर I गुना 4I गुना cos 90 डिग्री। तुम तो जानते हो cos 90 जीरो होता है, दिस टर्म इज जीरो हेयर। तो भाई डाटा क्या बन गया 5I, और हम कह सकते हैं 5I इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। आओ आगे बढ़ो। अब यहां क्या कह रहा है कि दो वेव्स है जिसका इंटेंसिटी का रेशियो है 16:1। तो भाई तुम बताओ I1 बाय I2 क्या दे रखा है 16:1। मैं अंडर रूट कर देता हूं तो ये क्या हो गया 4/1, मतलब 4 बच्चों। हमसे पूछा मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो, सीधा यहां पुट कर दो। I1 बाय I2 का वैल्यू 4 + 1, 4 - 1 का स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर, मतलब 25/9। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब, 25/9। उम्मीद करता हूं आ रहा होगा समझ में, अच्छे से आ रहा है ना, बोलो आगे बढ़ो, भड़को मत। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि दो वेव्स है जिसके इंटेंसिटी I1 और I2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है ठीक है बहुत बढ़िया, द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम। अभी बताया था ना आई मैक्स प्लस आई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा आई मैक्स और ये रहा आई मीन, दोनों को सॉल्व कर दिया तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 I1 + I2, 2I1 + I2। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया है, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि दो वेव्स है जिसकी इंटेंसिटी रेशियो 9:1 है। तो ठीक है भाई, I1 बाय I2 का वैल्यू दे रखा है 9:1, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये 3/1, मतलब 3। तो पूछ क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो बहुत बढ़िया भाई, मैक्सिमम मिनिमा का तो बहुत बेस्ट रिलेशन दे रखा हूं मैं। यहां पुट कर दो 3 + 1, 3 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4/4/2। कितना हो गया 4/1, 4:1। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं इसके जो फॉर्मूला है ना इस चैप्टर के, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसलिए फॉर्मूला को तो जरूर याद रखें, बहुत तगड़े तरीके से याद रखें। और बच्चों रुको मत, आगे बढ़ो। कह रहा है कि दो वेव्स है जो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज ए। ओके, अब यहां देखो दोनों वेव की एम्पलीट्यूड कितना है ए। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज 120 डिग्री। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कैसे करोगे, मैंने एक तरीका और बताया था, लेकिन चलो इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। ये हो गया A² + A² + 2 गुना A cos 120 डिग्री। हम लिख सकते हैं 2A² + 2A² cos 120 क्या होता है -½ cos 120 कितना होता है बच्चों -½ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A। कितना आंसर हो जाएगा बच्चों A। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हमारे बच्चे को समझ में आने लगा होगा। आइए बढ़िए आगे बढ़िए, रुकिए मत। क्या कहना चाह रहा है, दो कोहेरेंट सोर्स। अभी कोहेरेंट सोर्स क्या होता है इसका चर्चा मैं आगे करूंगा, थोड़ी ही देर के बाद चर्चा होगा। अभी फिलहाल इसका नाम नहीं लेते हैं। ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी साउंड वेव्स। अब यहां साउंड वेव्स लिख दिया है, कोई नहीं, ये लाइट वेव होना चाहिए था, लाइट वेव्स व्हिच इंटरफेयर द रेशियो मैक्सिमा एंड मिनिमा इज 25। अब मैक्सिमा और मिनिमा का जो रेशियो है वो दे रखा है 25। अब देखो ये दे रखा है 25:1। मैं तुम्हें जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। तुम क्या करो, ऐसे लिख दो, अंडर रूट में I1 बाय I2 को लिख दो x, ताकि कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो जाए। अब इसको लिख सकते हो x + 1 x - 1 का स्क्वायर
मैं ऐसे को ऐसे लिख देता हूं, x+1 x-1 इज 5:1। देखो स्क्वायर में लगा हुआ, इसको हटाओगे तो ऐसे हो जाएगा 5:1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5x-5 इज x+1, 4x इज 6, देन x इज 3/2। और अगर x आ गया 3/2, अगर x आ गया 3/2, तो बताओ बच्चों, इसका मतलब अंडर रूट में I1/I2 आ गया 3/2। तो भाई I1/I2 कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। 9:4। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया ना, बोलो। हम फिर बात करेंगे बच्चों। हमें बोला गया इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स, बिटवीन टू वेव्स और वेवलेंथ लैम्डा इज 60 डिग्री। तो जानते हो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ गुना पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो होता है वो 2π/λ गुना पार्ट डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस दे रखा है 60 डिग्री, तो ये 60 का मतलब π/3, 2π/λ गुना पार्ट डिफरेंस। तो पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज λ/6। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़िए। अब जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। जल्दी से मूव फास्ट, मूव फास्ट बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताएं। ओके, कर लिया आपने। क्या बोला गया क्वेश्चन में, दो वेव की इंटेंसिटी 25:9 है, इसका मतलब I1/I2 का वैल्यू दे रखा है 25/9। तो ठीक है भाई, इसको अंडर रूट कर दो, हमें जरूरत है 5/3 आया ये। तो पूछा मैक्सिमम मिनिमा का रेशियो क्या होगा, तो क्या लिखोगे, 5/3 + 1, 5/3 - 1 का स्क्वायर। बच्चों बताओ क्या हो गया, 5 + 3 8/3, 2/3 का स्क्वायर। 3 से 3 2 4 एंड इट इज 16:1। बहुत आसानी से हम बता देंगे 16:1 जो आंसर। तो कितने बच्चे ने सही किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, आगे बढ़ो बच्चों। कह रहा है कि दो रेशियो ऑफ टू वेव्स इज गिवन बाय 9:1। फिर से वही क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, जल्दी से करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितना आंसर आएगा। बस बाकी मैं स्टार लगा दिया हूं आंसर में, आप देख सकते हो आंसर्स को। आगे बढ़ो। फिर से वही क्वेश्चन, मैं इसको भी होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको भी ट्राई करके जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई इसका आंसर 49:1 क्या आपको आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। आगे बढ़ो बच्चों। फिर से वही बात, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 16। अब ये 16 है भाई, कोई बात नहीं, हम ऐसे सोचेंगे अंडर रूट में I1/I2 बराबर x। अभी समझाया था ना, अभी समझाया था। तो मैं इसको लिख सकता था x+1 x-1 का स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता था, मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, x+1/x-1 इज 4 ओनली। सोच के देखो, 4 ओनली। तो 4x-4 इज x+1, तो 3x इज 5, देन x इज 5/3। और अगर x का वैल्यू 5/3 आया बच्चों, तो बताओ ये 5/3 आया बच्चों, तो I1/I2 कितना आ गया, 25/9 योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपका भी सही आंसर आया होगा, पक्का यही आंसर आया ना बच्चों। आगे बढ़ो। आपके सामने फिर से स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, ये आपका होमवर्क है, मैं कोई इसमें हिंट नहीं दूंगा, 1% हिंट नहीं दूंगा, और इसको जल्दी से करें। ये इस साल के बोर्ड के सबसे अति संभावित क्वेश्चन में से एक होंगे। आप इसको जल्दी जल्दी करें फटाफट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब यहां देखो क्या कह रहा है कि दो लाइट वेव्स है, टू लाइट बीम्स हैविंग इंटेंसिटी I and 9I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the two beams is π/2। जब π/2 फेज डिफरेंस होगा तो अभी इंटेंसिटी क्या सिखाए थे,
किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी, ये आई है, ये 9i है, और cos 90 0 हो जाएगा ये वाला, तो बस ये हो जाएगा 10i। बहुत अच्छी बात भाई। और एक पॉइंट है Q, जहां पर फेज डिफरेंस जो है ना वो कितना है बच्चों, 180 डिग्री पाई। तो लिख दोगे I प्लस 9i प्लस 2√i गुना 9i गुना cos पाई। अब इसको लिखोगे 10i cos पाई -1, तो ये हो जाएगा माइनस में 2, और ये बाहर जाएगा तो 3i, 2 गुना 3i। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? तो 10i में से 6i, 4i। अब ये रहा 4i, Q का इंटेंसिटी 4i, P का इंटेंसिटी 10i। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि द डिफरेंस कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में हमारे बच्चों को आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे YDSC के ऊपर में, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को और समझना होगा कि आखिर ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। देखो छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझना है। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, लिखवाया द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस नॉन एज कोहेरेंट सोर्स। तो जिसके भी स्टार्टिंग के फेज डिफरेंस 0 रहता है, जो सेम फेज में चलता है स्टार्टिंग में, तो उसे कहते हैं कोहेरेंट। अदरवाइज वो क्या होता है, इनकोहेरेंट। क्या होता है बच्चों, इनकोहेरेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ चीजों को जरूरी होता है, तो मैंने यहां पर लिखवाया, ये पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो मैंने लिखवाया द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स फ्रॉम टू सोर्स शुड बी प्रेफर्ड बी इक्वल। मतलब ये कंफर्म है कि A1 A2 बराबर होना चाहिए। फिर मैंने क्या लिखा, द टू सोर्स शुड बी वेरी नैरो, मतलब सोर्स को नैरो होना चाहिए। और फिर हमने क्या बोला, द वेव्स एमिटेड बाय द टू सोर्सेस शुड इन फेज और शुड हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब वही बात, कोहेरेंट सोर्स का होना जरूरी है। इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मिलने वाला है उसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के डेरिवेशंस। देखो 2-3 डेरिवेशंस होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। YDSC का डेरिवेशंस, हाइजेंस वेव थ्योरी का डेरिवेशंस, और डिफ्रैक्शन पैटर्न का डेरिवेशंस। आपको ये तीनों डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से करना होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों। आओ हम डेरिवेशंस करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना। यंग साहब ने, इसका नाम क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो 2 स्लिट्स है, एक पहला स्लिट ये रहा, एक स्लिट ये रहा। सामने एक स्क्रीन लगा दिया गया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस D है, कैपिटल D है। क्या है बच्चों, कैपिटल D। और दोनों स्लिट के बीच के जो सेपरेशन है वो है स्मॉल d। अच्छा देखना, ध्यान से देखते जाओ मैं क्या क्या आज करूंगा। मैंने यहां से कुछ वेव्स निकाला, ऐसे वेव्स निकाला होगा बच्चों। ये वेव्स ऐसे गया था और ये वेव ऐसे गया था, और ये दोनों के दोनों किसी पॉइंट पर मीट करे होंगे स्क्रीन के ऊपर में। वैसे तो पूरे पॉइंट पर ही मीट करते हैं, हर जगह मीट करते हैं, लेकिन अलग 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 लोकेशंस पे इसका उसको हम कहते हैं फ्रिंज। जहां पर मीट मीट करते हैं उसे कहते हैं फ्रिंज। तो लोकस ऑफ ऑल वेव फ्रंट्स इज नोन एज फ्रिंज। तो मैं इसको फ्रिंज का नाम दूंगा। तो हमें यही पता करना होगा कि ये पॉइंट P जो है वो स्क्रीन पर कितने डिस्टेंस पर है। मैं इसको बोल देता हूं O, और मैं इसका नाम देता हूं सेंटर। मान लो यहां से ये Y डिस्टेंस पर फ्रिंज बना है, और पता नहीं ये जो फ्रिंज है वो कैसा फ्रिंज है, मुझे नहीं पता। यहां पर ये 2 वेव्स, यहां पर ये वेव्स और ये वेव्स कैसा इंटरफेरेंस किए हैं, मुझे उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं करना। अभी पता ही नहीं, मुझे क्या पता। तो मैं सोच लेता हूं कि दोनों वेव्स इस पॉइंट पर आए हैं। तो भाई मैं 1-2 बात आपसे करूंगा और आपको समझना होगा। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देता हूं, आप इसको समझो। मैं यहां लिख रहा हूं ऑप्टिकल पाथ। हमने ऑप्टिकल पाथ के बारे में रे ऑप्टिक्स पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना एक्स को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल पाथ। क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल पाथ। ये बात आपको पता है पहले से। चलो मैं शुरुआत करता हूं दोनों वेव्स के इसके इस पॉइंट P पे क्या बनेगा वही पता करने के लिए हमें डेरिवेशंस करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे 2 वेव्स के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ध्यान देना YDSC के कोई भी क्वेश्चन होगा तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस।
ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को बच्चों लिखेंगे हम लोग डेल्टा एक्स से। अब डेल्टा एक्स कैसे लिखोगे जरा ध्यान से सुनना। यहां शुरुआत करो तो इधर तो एयर है, यहां का पाथ क्या लिखोगे, 1 टाइम्स SS2। मान लो कि इसके अंदर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कर दिया है, ठीक है। चलो इधर भी म्यू कर, इधर भी कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। मान लो एयर ही, इधर एयर है, ठीक है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो क्या कहोगे, ये पाथ कितना होगा, तो कहोगे म्यू टाइम्स S2P। तुम सोच रहे होगे सर इधर क्यों नहीं किया, मैं इधर भी म्यू नॉट कर देता हूं ताकि हमारे बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो ही ना। मैं इधर भी म्यू नॉट कर देता हूं बच्चों। ये पहला वेव का ऑप्टिकल पाथ है, बस इस P पॉइंट का ऑप्टिकल पाथ पहला वेव का यही था। हमें डिफरेंस निकालना है तो माइनस दूसरे वेव का ऑप्टिकल पाथ, तो फिर कहोगे म्यू नॉट टाइम्स SS1 प्लस म्यू टाइम्स S1P। ये दो वेव्स के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, दोनों वेव्स के बीच में यही पाथ डिफरेंस है बच्चों। अब हम यहां से म्यू नॉट कॉमन लेते हैं, लिख देता हूं SS2 माइनस SS1, और यहां से म्यू कॉमन लेता हूं S2P माइनस S1P। अब जानते हो कि जो S है बिल्कुल सेंट्रल लाइन पर रखा हुआ है, SS2 और SS1 तो बिल्कुल बराबर होगा, कारण मान लो ये x0 है और ये dy2 है और ये भी dy2 है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो बराबर ही रहेगा। हाँ, अगर ये सोर्स सेंट्रल लाइन पर नहीं होगा तो ये बराबर नहीं होगा SS1 और SS2। अभी बराबर है तो मैं इसको कैंसिल आउट ही कर देता हूं। तो मेरा जो पाथ डिफरेंस आया है बच्चों वो कितना आया, तो मेरा पाथ डिफरेंस आया है बच्चों म्यू टाइम्स S2P माइनस S1P। मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सारा खेल मेरे बच्चे इसी का है। अगर आप S2P माइनस S1P निकाल लिए तो आपसे पाथ डिफरेंस तो निकल ही जाएगा। S2P S1P निकालने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा, हमें दो ट्रायंगल बना लेना होगा। हम दो ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, अब इसको ध्यान दीजिए। मैं इसका नाम रखता हूं M, इसका नाम रखता हूं N। मेरा पहला ट्रायंगल का नाम है, मेरा पहला ट्रायंगल का नाम है मेरे बच्चे PS2N। PS2N, बहुत ध्यान से देखना। PS2N के ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, यहां लगाएंगे पाइथागोरस। अच्छा, ये बात तो आप जान रहे हो कि ये dy2 है और ये भी dy2 है, बिकॉज ये पूरा d है और ये सेंट्रल लाइन है, तो ये dy2 और ये dy2। हम लगाते हैं पाइथागोरस, हम कहेंगे S2P का स्क्वायर, S2P का स्क्वायर, S2P का स्क्वायर इज S2 N का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। प्लीज चेक, S2P का स्क्वायर इक्वल टू S2N का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखो S2N क्या है, S2N का मतलब कैपिटल D, लिख दिया कैपिटल D। PN क्या है मेरे बच्चे, देखो PN क्या है, PN का मतलब y प्लस dy2, y प्लस dy2। नाउ सॉल्व इट। S2P का स्क्वायर इज d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस YD। बहुत अच्छा भाई, हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल देते हैं। ऐसी एक और ट्रायंगल ले लेते हैं PS1M। देखो ध्यान से देखो यहां पर PS1M, क्या बोलोगे फिर से पाइथागोरस लगा करके, S1P का स्क्वायर इज S1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। क्या लिखोगे, S1P का स्क्वायर
इज S1m का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। एक बार फिर से बता दो कि S1m है क्या। देखो S1m है क्या, क्योंकि कैपिटल डी। और ये PM क्या है भाई, PM क्या है, y माइनस dy2, y माइनस dy2 इज दिस वन। तो मैंने लिख दिया कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस y माइनस dy2 का स्क्वायर, दिस इज S1p का स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों। S1p का स्क्वायर इज डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई डी। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको भी कुछ इक्वेशन बोल देता हूं, थर्ड इक्वेशन। मुझे मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है S2p माइनस S1p निकालना। तो मैं काम करता हूं, S2p माइनस S1p निकालने के लिए काम कर लेता हूं। मैं ऐसे लिखता हूं S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर, ये होता है S2p प्लस S1p, S2p माइनस S1p। बहुत अच्छी बात भाई। S2p माइनस S1p का होल स्क्वायर क्या होगा, मुझे समझाओ थोड़ा सा। इन दोनों को घटा देते हैं तो ये रहा, देखो S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर, ये सब घट जाएगा। बस ये और ये नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 2it। हम एंगल को बहुत छोटा माने हैं बच्चों। जब एंगल बहुत छोटा होगा, S2p और कैपिटल डी में कोई अंतर नहीं, S1p और कैपिटल डी में कोई अंतर नहीं। सोच के देखो, बोलो। तो मैंने इसको लिख दिया, दिस इज 2d इंटू S2p माइनस S1p। 2 से 2 कट जाएगा, S2p माइनस S1p का वैल्यू आ गया YD बाई डी। मतलब बड़ा स्पष्ट है मेरे बच्चे। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। इस 4 का इक्वेशन यहां पुट कर देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू टाइम्स, देखो वाई डी बाई डी, वाई डी बाई डी, और ये हो गया ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस वाई डी बाई डी। बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें बहुत ध्यान देना होगा तुम्हें। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जो आ गया है बच्चों, वाई डी बाई डी हो गया। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का ये रिलेशन आप जरूर याद रखें कि म्यू टाइम्स वाई डी बाई डी इज द पार्ट डिफरेंस। अब यहां मैंने बोला कि दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में रिलेशन हमें बहुत अच्छे से पता है कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा गुना पार्ट डिफरेंस। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होता है कि जब जब फेज डिफरेंस 2 पाई n हो या पार्ट डिफरेंस n लैम्डा हो। तो देखो पार्ट डिफरेंस अभी अभी निकाले थे ना, कितना था, म्यू टाइम्स वाई डी बाई डी। जब जब ये पार्ट डिफरेंस प्लस माइनस n लैम्डा के बराबर होगा, तब तब दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेरेंस करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो इस जगह पे दो वेव्स के बीच में अगर पाथ का डिफरेंस n लैम्डा हो जाए, तो वहां 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 जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, मतलब वेव मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो करेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी को शो करेगा। तो मेरे कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट था मेरे बच्चे। मैंने यहां सॉल्व कर दिया तो देखो y का वैल्यू कितना आया, 1 बाय म्यू प्लस माइनस n लैम्डा डी बाई डी। मतलब स्क्रीन पर इतने डिस्टेंस पर मैक्सिमा बन रहा है जहां n का वैल्यू 0 1 2 3 4। फिलहाल मैं म्यू का वैल्यू 1 बोल देता हूं, ठीक है। अगर म्यू का वैल्यू 1 बोल दूंगा तो इसका क्या मतलब है कि मान लो कि इसके बीच में कोई मीडियम नहीं था, बस एयर ही था। अब देखो इधर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि म्यू नॉट रहना नहीं रहना कट ही जाना उसको। हाँ फर्क पड़ेगा जब इसके अंदर में म्यू रहेगा तो, लेकिन फिलहाल ध्यान रखो कि हम म्यू को 1 मान लिए, ठीक है।
अगर म्यू को 1 मान लेंगे हम लोग, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस एन लैम्डा डी बाई डी। अगर मैं n को 0 पुट करूंगा बच्चों, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। आज से इसका नाम पड़ा सेंट्रल मैक्सिमा, बिकॉज y बराबर 0 होता है सेंटर पे, और सेंटर पे कोई मैक्सिमा बना था, इसलिए इसका नाम पड़ा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या नाम पड़ा बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा। n का वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर से इतना डिस्टेंस ऊपर भी और इतना डिस्टेंस नीचे भी, ये दोनों जगह पे मैक्सिमा बना था। याद रखना बच्चों, इसलिए मैंने प्लस भी लिखा है और माइनस भी लिखा है। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज किसको कह रहे हैं, जहां पर दोनों वेव्स मिल रहा था, लोकस ऑफ ऑल वेव फ्रंट्स, ये रहा फ्रिंज। अब ये स्क्रीन पे सिर्फ यहीं पर फ्रिंज तो नहीं होगा, ये वेव्स तो यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिलेगा, वेव है तो हर जगह मिलने वाला है, मतलब पूरे स्क्रीन पर फ्रिंज बनेंगे। अब यहां पर क्या है ना कि मान लो यहां पर मैक्सिमा बना था, तो मैक्सिमा बना था तो उसके लिए कंडीशन दिया मैंने कि मैक्सिमा कब बना, जब मैं y का वैल्यू इतना बोलता हूं, y का वैल्यू जब इतना होगा वहां 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 मैक्सिमा बना। इसका मतलब सेंटर पे भी मैक्सिमा बना था, इतना डिस्टेंस पर भी मैक्सिमा बना था। अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो y का वैल्यू हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी। तो मैं इसको बोलूंगा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज या सेकेंड मैक्सिमा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, मैक्सिमा कैसे कैसे बन रहा है, समझ रहे हो ना बात है। यहां भी मैक्सिमा बन रहा है, इसका मतलब। अब हम बात करेंगे मिनिमा के ऊपर में। मिनिमा की कंडीशंस क्या है, जहां जहां पार्ट डिफरेंस इतना होता है मिनिमा बनता है। पार्ट डिफरेंस क्या होता है बच्चों, तो वाई डी बाई डी इज प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। जब जब y का वैल्यू बच्चों 1 बाय म्यू टाइम्स प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d होगा, वहां वहां मिनिमा बनेगा। जहां n का वैल्यू क्या था, 1 2 3 4। मैं फिलहाल बोल देता हूं म्यू का वैल्यू 1, फिर से बोल देता हूं कि मान लो YDAC एयर में ही परफॉर्म हो रहा है, तो मैं म्यू 1 करता हूं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। मैं आपसे फिर पूछूंगा बच्चों, फिर पूछने वाला हूं कि भाई n का वैल्यू 1 पुट करोगे, तो y का वैल्यू जो आएगा ना, वो आएगा प्लस माइनस लैम्डा डी बाई 2d। गजब यार गजब, इसने बता दिया कि y बराबर 0 नहीं आया, मतलब सेंटर पे कोई मिनिमा नहीं बना, इसलिए सेंटर मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां मिनिमा बना है, तो मैं इसको नाम दूंगा फर्स्ट मिनिमा। क्या नाम दूंगा बच्चों, पहला मिनिमा। n बराबर 2 पुट करता हूं, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा डी बाई 2d। इसे मैं बोलूंगा सेकेंड मिनिमा या सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड मिनिमा या सेकेंड डार्क फ्रिंज। n बराबर 3 पुट करता हूं, तो क्या कहोगे, 5 लैम्डा डी बाई डी, 5 लैम्डा डी बाई 2d। थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज या थर्ड मिनिमा। तो मिनिमा की कंडीशंस है, मतलब स्क्रीन पर एक मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बना है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब यहाँ देख सकते हो कि किस प्रकार से मैक्सिमा मिनिमा बना था। तो भाई मैंने यहाँ दिखाया कि y बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे जो बना था सेंट्रल मैक्सिमा था। अब ये देखो y बराबर लैम्डा डी बाई 2d पर मिनिमा बना, लैम्डा डी बाई 2d पर मिनिमा बना, ऐसे ही फिर से मैक्सिमा बना, फिर से मैक्सिमा बना, और ये पैटर्न बनते चला गया, अल्टरनेट एक पैटर्न बना, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। ये बात ध्यान रखना कि जहां जहां फेज डिफरेंस 0 हो या पार्ट डिफरेंस भी 0 हो, उस पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा का नाम दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो बात।
जहां जहां फेज डिफरेंस पाई हो, जहां जहां फेज डिफरेंस पाई हो या पाथ डिफरेंस λ/2 हो, मैं उसको बोलता हूं पहला मिनिमा। जहां जहां फेज डिफरेंस 2 पाई हो या पाथ डिफरेंस लैम्बडा हो, तो मैं उसको कहता हूं पहला मैक्सिमा, ऊपर भी और नीचे भी। मैं इधर मैक्सिमा को दिखाया हूं, इधर मिनिमा को दिखाने की कोशिश किया हूं। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ रहा होगा कि एक पैटर्न बना है। अब अगला पॉइंट उठता है बच्चों कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ तो मैंने कहा ये डिफाइन किया गया कोई भी दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस या दो मिनिमा से मिनिमा के बीच का डिस्टेंस। चलो मैं दो ऐसे कर लेता हूं कि y2 मैक्सिमा माइनस y1 मैक्सिमा। भाई सोच के देखो, सेकेंड मैक्सिमा और पहला मैक्सिमा के बीच के सेपरेशन को भी फ्रिंज विड्थ कहोगे। या एक बच्चा मुझे कहेगा नहीं सर, नहीं सर, सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा और पहला मिनिमा के बीच के सेपरेशन को भी हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले हो। ये क्या होता है 1/म्यू, म्यू अब लगा दो क्योंकि हम तो हमेशा म्यू कॉन्स्टिट्यूट म्यू को 1 नहीं कह सकते ना बच्चे। 1/म्यू ये कितना होगा, सेकेंड मैक्सिमा 2 λ/d और पहला मैक्सिमा हम लिखवाए थे ना λ/d। भाई जरा बताओ ये कितना आ गया, 1/म्यू टाइम्स λ/d और यही होता है फ्रिंज विड्थ। दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, ये रहा मैक्सिमा, ये रहा मैक्सिमा। देखो एक बात मैं बताता हूं, सेंट्रल मैक्सिमा की पहचान होती, जो व्हाइट कलर दिखेगा ना तुम्हें वो सेंट्रल मैक्सिमा होगा। जहां भी पूरे स्क्रीन पर व्हाइट कलर दिखाई देगा वो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, बिकॉज सारे कलर का जो लाइट आएगा यही सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह बनेगा उसका। दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें तो बताया गया कि दो मिनिमा से मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को भी फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो ये लिख देंगे 1/म्यू 3 λ/d/2d माइनस λ/d/2d। प्लीज सॉल्व इट। ये टर्म भी वैसे डिफाइन हुआ कि 1/म्यू λ/d/d। क्या दोनों सेम दिख रहा है डाटा, बताओ क्या दोनों रिलेशन सेम है बच्चों? ये भी λ/d/d, वो भी λ/d/d, 1/म्यू टाइम्स। मतलब दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं वही दो मिनिमा से मिनिमा के बीच के डिस्टेंस होते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। अब यहां से एक नया बात सामने आया कि दो मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस होंगे वो भी फ्रिंज विड्थ, और जो दो मिनिमा से मिनिमा के बीच के डिस्टेंस है वो भी फ्रिंज विड्थ, तो दोनों बराबर है। इससे एक बात तुम और बता सकते हो कि दो मैक्सिमा से मैक्सिमा की जो बीच के सेपरेशन है वही कहलाएगा विड्थ ऑफ मिनिमा, या दो मिनिमा से मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन है वही कहलाता है विड्थ ऑफ मैक्सिमा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? इतनी बातें समझ में हमारे बच्चे को आ गया है। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिंज विड्थ। इसमें हम कुछ कुछ बातों को चर्चा करेंगे कि फ्रिंज विड्थ आखिर किस किस बातों पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों फ्रिंज विड्थ को सबसे पहले डिपेंड करना होगा कैपिटल डी पे। जैसे जैसे स्क्रीन से स्क्रीन और स्लिट के बीच में सेपरेशन जितने ज्यादा बढ़ते चले जाए उतने बड़े बड़े फ्रिंज नजर आएगा। समझ रहे हो बात? उतने बड़े बड़े फ्रिंज नजर आएगा। तो जितना ज्यादा डी बढ़ेगा उतना ही फ्रिंज बढ़ेगा, और जितना ज्यादा डी घटेगा उतना ही फ्रिंज घटेगा। तो अगर मैं उससे आप पूछा जाए कोई कि भाई फ्रिंज विड्थ और डी के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो कहोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे जैसे डी बढ़ेगा फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, और जैसे जैसे डी घटेगा फ्रिंज विड्थ घटेगा। सेकंड बात कि फ्रिंज विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। दो स्लिट के बीच के सेपरेशन, डी क्या होता है? दो स्लिट के बीच के सेपरेशन। तो दो स्लिट के बीच के सेपरेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई उतनी कम हो जाएगी। अगर मैं इसका ग्राफ पूछूं तो क्या जवाब देंगे? फ्रिंज विड्थ और स्मॉल डी का ग्राफ, तो आपका जवाब होगा हाइपरबोला। कैसा रहेगा बच्चों? हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए हाइपरबोला आ गया। हम फिर बात करेंगे बच्चों तीसरा पॉइंट कि फ्रिंज विड्थ को लैम्डा से मतलब है। फ्रिंज विड्थ को लैम्डा से मतलब है बच्चों, लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा तो फ्रिंज विड्थ घटेगा। जैसे कि आपको पता है वी आई बी
GYOR सबसे बड़ा वेवलेंथ लेमडा का होता है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा फ्रिंज रेड का होगा, सबसे छोटा फ्रिंज वायलेट का होगा। बोलो मेरे बच्चे, आया समझ में या नहीं आया? एक बात और समझा देते हैं कि फ्रिंज विड्थ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर वाईडीएसई को किसी मीडियम में पुट कर देंगे, अगर वाईडीएसई को किसी मीडियम में प्लेस कर देंगे, तो जो उसकी फ्रिंज की चौड़ाई होगी, जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। उम्मीद करता हूं इतनी बातें बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ही चीजें समझ में आता है कि हमें कितना समझ में आएगा। चलो छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि वाईडीएसई जो है ना, अलग अलग कलर से किया गया, रेड, ग्रीन और ब्लू। देखो तुम्हें एक बात बताना जरूरी है, वाईडीएसई जब यंग साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेके किया था कि लाइट जो था वो मोनोक्रोमेटिक था, सोर्स जो था वो कोहेरेंट था। कोहेरेंट सोर्स का मतलब इनिशियल फेज दोनों वेव्स का सेम था, इंटेंसिटी भी सेम था। लेकिन जो दो वेव्स थे ना, समझना जोन, उस दोनों वेव्स के जो वेवलेंथ थे दोनों के सेम थे, वही मोनोक्रोमेटिक था। तो यहां पर क्या बोला कि वाईडीएसई किया तो गया है तीन अलग अलग कलर से, लेकिन वन कलर एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि भाई समझना ध्यान से, वन कलर एट अ टाइम का मतलब यही हुआ। ऐसा नहीं है कि तीनों इकट्ठा भेज दिया, तो तीनों ने अपना अलग अलग पैटर्न बनाया होगा, तीनों का अलग अलग पैटर्न बना होगा। एक का पैटर्न ये होगा, एक का पैटर्न कहीं और होगा, एक पैटर्न कहीं और होगा। तो तीनों केस में जो फ्रिंज विड्थ है बीटा जी, बीटा आर और बीटा बी है। तो बताओ क्या ऑर्डर होगा? मैं जानता हूं कि भाई फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। तो VIB GYOR सबसे बड़ा रेड का है, मैं फ्रिंज विड्थ रेड का सबसे बड़ा बोलूंगा। और उसके बाद ग्रीन और ब्लू में चेक करो, पहले ग्रीन आएगा देन ब्लू आएगा, तो बीटा जी और देन बीटा बी आएगा। ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा इन तीनों में। जब इन तीनों में छोटा होगा तो सबसे कम फ्रिंज विड्थ उसी की होगी। तो मैं इसका आंसर कौन बोलूंगा? RGB। यस, डी पार्ट। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन वाईडीएसई इफ द सोर्स ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू। अब खुद सोच लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? VIB GYOR पहले ऑरेंज था और अब ब्लू हो गया, मतलब बताओ वेवलेंथ घटा के बढ़ा? घट गया। ऑरेंज से ब्लू पे गया तो वेवलेंथ घट गया बच्चों। और अगर वेवलेंथ घट गया तो मैं क्या बोलूंगा? बताओ, सोच के देखो। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंज विल डिक्रीजेस, बिकॉज कंसेक्यूटिव फ्रिंज के जो बीच के सेपरेशन होते हैं उसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा या दो मिनिमा जो होते हैं वो फ्रिंज विड्थ कहलाते हैं। इसका मतलब लैम्डा घटने का मतलब फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी तो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीजेस। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अगला देखो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल कम अ डार्क फ्रिंज ना, ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सेंट्रल ब्राइट को क्या मतलब इन चीजों से? द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंज विल इंक्रीज, नहीं, फ्रिंज विल बढ़ा कहां? तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? बी पार्ट। आगे बढ़ो, तो आइए स्टार्ट किया जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स वाईडीएसई का। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम होगा इंटेंसिटी प्रॉब्लम, ठीक है? तो डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंसिटी प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटेंसिटी वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वाईडीएसई में इस फॉर्मूला को यूज करना होगा, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2। इस फॉर्मूला को यूज करोगे आप, क्योंकि मैंने बताया था दो वेव की इंटेंसिटी सेम होगा। अच्छा, मैक्सिमा के केस में cos फाइव का वैल्यू 1 होता है ना, तो मैं आई मैक्स को 4I0 भी बोलूंगा। तो मैं सलाह दूंगा कि इस फॉर्मूला की बजाय आप इसको याद कर लें। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज आई मैक्स गुना cos स्क्वायर 5/2। सुनते रहिएगा, बस समझते जाइए, सुनते रहिए। हम इसमें कई रिलेशंस डेवलप करवाएंगे।
जैसे कि आप जानते हो कि फेज डिफरेंस होता है 2 पाई/λ गुना पाथ डिफरेंस, यही होता है फेज डिफरेंस। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं फेज डिफरेंस बाय 2 को क्या लिख सकता हूं, पाई गुना डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, पाई गुना डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। 5/2 के बदले में वो पुट कर दो डेल्टा 5/2 का वैल्यू। तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला सामने लग दिया मैंने, आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई गुना डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। मैं आपको सलाह दूंगा, जब जब पार्ट डिफरेंस गिवन होगा, जब जब पार्ट डिफरेंस गिवन होगा, आप इस फॉर्मूला को यूज करें। जब जब फेज डिफरेंस गिवन होगा, आप इस फॉर्मूला को यूज करें इंटेंसिटी निकालने के लिए। कई बार हमें वाई गिवन होता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी को हमने क्या लिखा है, आई मैक्स कॉस स्क्वायर, आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। और डेल्टा एक्स होता क्या है, वाई डी बाई डी। प्लीज चेक, डेल्टा एक्स क्या होता था, देखो ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिखवा रखा हूं डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा एक्स क्या होता था, वाई डी वाई डी गुना म्यू, म्यू को तो 1 मान लिया है मैंने, वाई डी वाई डी। तो बच्चों मैं इसको उठा करके यहां पुट कर देता हूं, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी हो जाएगा आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई, डेल्टा एक्स के बदले में पुट कर दो वाई डी बाय लैम्डा, और वाई डी बाई डी लैम्डा डी। आपके सामने 3 एक्सप्रेशन है, तीनों को यूज कर सकते हो आप। इसका यूज कब करना, जब आपको ये क्वेश्चन में बोला जाएगा कि स्क्रीन से इतने डिस्टेंस पर बताओ इंटेंसिटी क्या होगी, तब तो आप इसको यूज किया करो। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दीजिएगा कि भाई हमें इस पॉइंट पर 2 वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस गिवन है, तो बताओ इंटेंसिटी क्या था इस पॉइंट का, इसको यूज करो। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस पॉइंट का जो इस पॉइंट की इंटेंसिटी कितनी होगी, जहां पर 2 वेव्स के बीच में फेज का डिफरेंस इतना होगा, तो आप इसको यूज करो। आपके सामने 3 रिलेशन दिया है, सीधा यूज करो, सीधा आंसर निकालो। जैसे देखो छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने कहा यार एक पॉइंट है, ठीक है ध्यान देना, एक पॉइंट है स्क्रीन पे, इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी है। तो बताओ इस पॉइंट पे दोनों वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना था, 2 वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना था, 2 वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना था, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी हो जाए। वाईडी ऐसी है तो यही फॉर्मूला यूज होंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बोला है मैंने, पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, पाई पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। दिमाग मत लगाओ, पाथ डिफरेंस पूछ रहा था, इस पॉइंट का इंटेंसिटी गिवन है आई मैक्स बाई 2, आई मैक्स बाई 2 इज आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, ये से ये कट जाएगा, कॉस पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इज 1/√2, मतलब कॉस 45 डिग्री। वैसे कॉस का वैल्यू 1/√2 कई बार होता है, मैंने जनरल वैल्यू ले लिया एक कोई एक सबसे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ले लिया, तो 45 डिग्री बोल दिया मैंने। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, पाई गुना डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इज पाई बाय 4। बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा बाय 4। मतलब 2 वेव्स के बीच में वहां पर मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 4 का। तो ये बात ध्यान रखना कि हमें कैसे इसको यूज करना है। चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन अ YDS is 10 is I naught,
मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नॉट बोल दिया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को बच्चों आई नॉट बोला गया है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, चलो इसका डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नॉट दे दिया गया, और क्या बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज डी बराबर 5 लैम्डा। इस डी का वैल्यू दे रखा है 5 लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है। व्हाट इज द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, मतलब इसके बिल्कुल सामने सामने की बात हो रही है। मतलब ये y का जो वैल्यू है ना d/2 है, और ये जो कैपिटल D है ना, वी हैव गिवन द क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कैपिटल D इज 10D। बहुत अच्छी बात है यार, सिंपल है, ज्यादा दिमाग उलझ जाने वाली बात नहीं है। y गिवन है और इंटेंसिटी पूछ रहा है, इस पॉइंट की इंटेंसिटी पूछा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बात कर लो। y गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज आई एम एक्स कॉस स्क्वायर, लिखो आई एम एक्स कॉस स्क्वायर, देखो क्या लिखा था मैंने, पाई वाई डी बाई लैम्डा डी, पाई वाई डी बाय लैम्डा डी, बस इसको पुट कर दो। मैंने कहा ना, जैसा देश वैसा भेष बना लो, दिक्कत ही खत्म। भाई इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे पता करना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वी हैव गिवन आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई, y का वैल्यू कितना गिवन है, देखो y का वैल्यू d/2 इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, का मतलब y का वैल्यू d/2 गुना d बाय लैम्डा गुना 10D, बिकॉज कैपिटल D का वैल्यू 10D दे रखा है बच्चों। इस D से इस D को कैंसिल कर दो, तो क्या लिखने वाले हो, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई D बाई 20 लैम्डा, पाई D बाई 20 लैम्डा, और D का वैल्यू दे रखा है 5 लैम्डा, D का वैल्यू दे रखा है 5 लैम्डा बाई 20 लैम्डा मेरे बच्चे, लैम्डा से लैम्डा 5 4 20, तो ये हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, मतलब आई नॉट बाई 2। है कोई ऑप्शन आई नॉट बाई 2? यस। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें डील करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर हो रहा है बातें? आगे बढ़ो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सुनो ध्यान से। क्या कहना चाह रही, द YDAC द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन व्हेन द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस सिखाया था मैंने आपको कि 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, जो भी है, तो वहां वहां मैक्सिमा बनता है बच्चों, वहां मैक्सिमा बनता है, और वहां की इंटेंसिटी 4I0 होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। जहां जहां पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, 3 λ/2 होता है, वहां वहां मिनिमा बनता है, और वहां पर इंटेंसिटी 0 होता है। YDAC में मिनिमा बनता है, YDAC के लिए 0 हो जाएगा फिर तो, बिकॉज I1 I2 बराबर होता है YDAC में। अभी मैंने एक बात और बताया कि जहां भी पाथ डिफरेंस λ/4 होता है, और पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आया था, जहां भी पाथ डिफरेंस λ/4 होता है, सुनना ध्यान से, वहां की इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी होती है, तो वहां की इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी होती है, मतलब ये 2I0 रहेगा। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनोगे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी रहती है। ये रिलेशंस आप याद रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाएंगे, और ये शॉर्टकट्स के रूप में इसको याद रखिए कि जहां जहां, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द YDAC द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। इसका मतलब जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था, वहां की इंटेंसिटी क्या था, के था। इसका मतलब यही Imax का वैल्यू गिवन है, तो बोला कि जहां भी पाथ डिफरेंस λ/4 होगा,
तो मैंने क्या सिखाया था पिछले क्वेश्चंस में कि जहां भी पार्ट डिफरेंस λ/4 हुआ था तो वहां की जो इंटेंसिटी होता है वो Imax/2 हो जाता है बच्चों। Imax/2 आया था, याद करो पिछले वाले को, पिछले से पिछले क्वेश्चन में यही आया था Imax/2। Imax/2 का मतलब क्या, K/2। योर आंसर इज K/2। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वैसे अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे दो एक्सप्रेशन बना करके, लेकिन इतना समय नहीं होता तुम्हारे पास कि इतना सॉल्व करने बैठो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ो, रुको मत, आगे बढ़ो। हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और हमें घबराना होना तय है। कहेगा कि वाईडीएससी को मीडियम में परफॉर्म कर दिया। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को समझा रखा है कि y होता है 1/μ प्लस माइनस n लैम्डा डी/डी फॉर मैक्सिमा चाहे वो किसी भी मीडियम में परफॉर्म करे। एयर में परफॉर्म करेगा तो म्यू का वैल्यू 1, अदरवाइज 1/μ वाला टर्म ले लो। और फॉर मिनिमा हमने बोल रखा है पहले से कि मिनिमा केस में y का जो वैल्यू होगा 1/μ प्लस माइनस 2n-1 लैम्डा डी/2d। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। जब भी इसकी जरूरत पड़े इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आओ देखो क्या कह रहा है। इन वाईडीएससी द फ्रिंज विड्थ इज 12 mm। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वाईडीएससी में फ्रिंज विड्थ 12 mm है। 12 mm जो है वो फ्रिंज विड्थ है। ठीक है। इफ द इंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। तो देखो एक बात तुम्हें बताता हूं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/μ टाइम्स लैम्डा डी/डी। अब यहां से एक समझ में बातें आ रहा है कि जो नया फ्रिंज विड्थ होगा, ये पुराना वाला फ्रिंज विड्थ था जब हवा में था, और इसको मीडियम में प्लेस करेंगे। मीडियम में प्लेस करेंगे, ये पुराना वाला फ्रिंज विड्थ था। मीडियम में प्लेस करेंगे, जब म्यू का वैल्यू 1 ना होगा कुछ और हो जाएगा तो लिख देंगे β/μ। बीटा है 12 और उसको डुबाए थे 4/3 में, 4 तिया तो 9 mm का हो जाएगा फ्रिंज विड्थ अब इसका। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रहा होगा कि उसका फ्रिंज विड्थ 9 mm का हो चुका है। आगे बढ़ो बच्चों। वाईडीएससी इज परफॉर्म फर्स्ट इन एयर। एयर में परफॉर्म करोगे एंड देन इन अ मीडियम अदर देन एयर। इट इज फाउंड दैट जहां पर 8वां मैक्सिमा बना था, जहां पर 8th मैक्सिमा किसी मीडियम में बना था, किसी मीडियम में बना था, तो किसी मीडियम में कहां बनता है 8th मैक्सिमा, किसी मीडियम में 8th मैक्सिमा कहां बनता है, तो 1/μ टाइम्स 8 लैम्डा डी/डी। अभी समझाया था ना, 1/μ टाइम्स n लैम्डा डी/डी होता है मीडियम में। तो जहां पर 8वां मैक्सिमा बना था वहां पर 5वां मिनिमा बन रहा एयर में। तो 5वां मिनिमा का मतलब यहां देखो, 5वां मिनिमा का मतलब म्यू का वैल्यू 1 पुट कर दो। 5वां मिनिमा के लिए क्या, 2 × 5 10 में से एक 9 लैम्डा डी/2d। तो 9 लैम्डा डी/2d, 9 लैम्डा डी/2d। बस सॉल्व कर दीजिए। म्यू का वैल्यू पूछ रहा था, डी से डी गया, लैम्डा डी से लैम्डा डी हो गया बच्चों। तो मैं क्या बोलूंगा, म्यू का वैल्यू 16/9 और बस बहुत आसानी से आप बता दोगे इसका आंसर कितना होगा। उम्मीद करता हूं बातें समझ में अच्छे से आ गया। कहो तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। जहां पर 8वां ब्राइट फ्रिंज बना था, जहां पर 8वां ब्राइट फ्रिंज बना था किसी मीडियम में, वहां पर 5वां मिनिमा बना, वहां पर 5वां मिनिमा बना किसी एयर में किसी एयर में नहीं, एयर में बना था 5वां मिनिमा। 5वां मिनिमा कहाँ बनता है, 2 × 5 - 1 लैम्डा डी/2d, मतलब 10 1 9 लैम्डा डी/2d। और यहाँ ये जो y था ना, उतना ही डिस्टेंस पर वो 8वां मैक्सिमा बना था मीडियम में। बस ये ना पुट करके आंसर निकाल दीजिए, जो आंसर आएगा देख लीजिए। आगे बढ़ो बच्चों। कह रहा है कि वाईडीएससी को हम जब बायोक्रोमेटिक लाइट के साथ परफॉर्म करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी दिया जाते हैं, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें कैसे करना है, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने क्या किया, एक बायोक्रोमेटिक लाइट ले लिया, एक सोर्स ले लिया। अब इस सोर्स से 2 अलग अलग कलर के वेवलेंथ निकल रहे हैं। देखो कैसे, मान लो एक कलर था λ1
λ1 और दूसरा कलर था बच्चों, मैंने λ2 कर दिया, λ2। अब देखो एग्जैक्टली चीजों को समझो। λ1 वालों ने अलग पैटर्न बनाया होगा स्क्रीन पे और λ2 वालों ने अलग पैटर्न बनाया होगा स्क्रीन पे। तो ये λ1 का था मैं सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ऐसे बनता चला गया होगा मेरे बच्चे। ऐसी λ1 वालों का, सॉरी λ2 वालों का था। ऐसी λ1 वालों की अगर हम बात करें, इसका भी कहीं पर ऐसे कहानी हुई है। सेंट्रल मैक्सिमा तो वही बना है, बाकी मैक्सिमा अलग अलग, क्योंकि इसकी फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग हो जाती है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें होगी। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि बायोक्रोमेटिक पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इस पे कहेगा कि बताओ कोई ऐसा फ्रिंज था जहां पर इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा दोनों ओवरलैप करके कोइंसाइड करके, तो मान लो वो जो पॉइंट थे वो यहां से y डिस्टेंस पे थे। इसका मतलब दोनों का y सेम होने वाला है, दोनों का y बच्चों सेम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों का मैक्सिमा ही ओवरलैप करेगा, क्या पता इसका जो मैक्सिमा होगा वहां पर उसका मिनिमा ओवरलैप कर रहा होगा, ये भी संभव हो सकता है। तो मैं कहता हूं y1 बराबर y2, चाहे मैक्सिमा से मैक्सिमा ओवरलैप करे या मैक्सिमा से मिनिमा ओवरलैप करे या दोनों का मिनिमा ओवरलैप करे, कुछ भी हो सकता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कंडीशन मान लिया कि मान लीजिए कि इसका n1 मैक्सिमा, इसका n1, सुनना ध्यान से, इसका n1, इसका n1 और इसका n2, ये दोनों ओवरलैप किया है किसी पॉइंट पे। अगर ऐसा हुआ है बच्चों तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इसका भी मैक्सिमा और इसका भी मैक्सिमा ही ओवरलैप किया है, लेकिन इसका ऑर्डर अलग अलग था, उसका n1 ऑर्डर था, इसका n2 ऑर्डर था। n1 λ1 डी बाई डी का जो वैल्यू होगा वो होगा n2 λ2 डी बाई डी। नाउ सॉल्व इट, तो मैं कह सकता हूं n1 बाय n2 इज λ2 बाय λ1। बस इसको सॉल्व करते हुए क्वेश्चन बनाते चले जाएं, कुछ खास होते नहीं इसमें। कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि मान लो कि दो कलर है, एक रेड है और एक वायलेट है, ठीक है, ध्यान सुनना। रेड कलर का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर और मान लो वायलेट कलर का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, वैसे लिख रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड मिनिमम ऑर्डर ऑफ, फाइंड मिनिमम ऑर्डर ऑफ रेड, फाइंड मिनिमम ऑर्डर ऑफ रेड टू coincides द फ्रिंज। मान लो कि जहां पर रेड का और वायलेट का दोनों ओवरलैप, मिनिमम ऑर्डर बताना है। मान लो इसका n1 है और इसका n2 है, तो मैं फिर लिखवाया था, क्या लिखवाया था देखो, n1 बाय n2 इज λ2 बाय λ1, n1 बाय n2 इज λ2 बाय λ1। λ2 का वैल्यू कितना है बच्चों, λ2 का वैल्यू देखो 400, λ2 का वैल्यू है 400, लैम्डा का वैल्यू कितना है 700, तो यह आ गया 4/7। इसका मतलब n1 बाय n2 का जो वैल्यू है ना वो आया है 4/7, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 8/14, मैं लिख सकता था 12/21, 16/28, ऐसे लिखते चले जाऊंगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम ऑर्डर ऑफ रेड कलर, रेड कलर का मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर ऑफ रेड, तो रेड का मिनिमम ऑर्डर देखो कौन सा, n1 का मतलब रेड, मैंने रेड बोला था, मैंने मिनिमम ऑर्डर 4 हो गया, फिर आंसर इज 4। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इस पे। फिर से मैंने क्वेश्चन बोला कि इन द YDAC द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 7800 एंड दैट ऑफ ब्लू लाइट इज 5200। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच ब्राइट बैंड ड्यू टू रेड लाइट कोइंसाइड्स विद n प्लस 1th ब्राइट बैंड। अच्छा, अब यहां पर देख सकते हो आप कि मैंने क्या बोला था, n2 बाय n1, देखो ध्यान देखो, यहां देखो n2 बाय n1
इज लेमडा 1 बाय लेमडा 2। ये आप ऐसे लिख दो, जैसे ये लिखा है वैसे लिख दो। n1 बाय n2 इज लेमडा 2 बाय लेमडा 1। n1 बाय n2 इज लेमडा 2 बाय लेमडा 1। लेमडा 2 का वैल्यू देखो कितना गिवन है, 400। ये रहा 400। लेमडा 1 का वैल्यू कितना गिवन है, 700। n1 का वैल्यू कितना गिवन है, n1 का, n1 का बोलो, देखो क्या लिखा है। इन वाईडीएससी 16 fringes are observed in a certain segment। ओ सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है। ये रहा क्वेश्चन मैं अगले पेज पे आ गया था। तो क्या कह रहा था, n2 बाय n1 इज, n2 बाय n1 इज मैं इसको सिंपल ऐसे लिख देता हूं, n1 बाय n2 इज लेमडा 2 बाय लेमडा 1। ठीक है, एक्चुअल में गलती हो गया बच्चों, अगले पेज पे मैं आ गया था। n1 बाय n2 इज लेमडा 2 बाय लेमडा 1। n1 क्या था, देखो n1 दे रखा है रेड कलर के लिए, n लिखा ना n। n2 क्या दे रखा है, n प्लस 1। लेमडा 2 कितना है, 5200। और लेमडा 1 कितना है, 7800। ये हो गया 4, ये हो गया 6, 13 4 13 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बस सॉल्व कर दीजिए। 3n इज 2n प्लस 2, देन n इक्वल टू 2। वी कैन इजिली कैलकुलेट ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैंने ये अगले पेज पे आ गया था, मुझे लगा कि शायद यही पेज था, इसलिए मैं अगले पेज पे सॉल्व कर रहा था। चलो अगले पेज पे आते हैं, फिर से उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा था। इन वाईडीएससी 16 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन। 16 फ्रिंज किसी सेगमेंट पे था, 16 फ्रिंज। इतने में 16 फ्रिंज थे बच्चों, मतलब n1 का वैल्यू 16। जब वेवलेंथ कितना था बच्चों, 700। यही कह रहा ना, कह रहा कि वेवलेंथ को बदल दिया गया और वेवलेंथ को कर दिया गया 400। तो बोलो अब कितने, इसमें कितने फ्रिंज बने थे, n2 पूछ रहा था। कोई नहीं, n1 बाय n2 इज लेमडा 2 बाय लेमडा 1। लेमडा 2 400, लेमडा 1 700, 4 बाय 7, n1 बाय n2। n1 हो गया 16, n2 हो गया पता नहीं, 4 4 16, n2 इज 28। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो हम कैसे करेंगे, समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन। कई बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना होगा और मिनिमा कितना होगा। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपको सिखाया जा रहा है उतना ही सीखना, ज्यादा नहीं। ये स्क्रीन है, ये दोनों स्लिट्स है। अच्छा अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, पार्ट डिफरेंस इसको भी कहते हैं। और पार्ट डिफरेंस देखो, या तो S2P माइनस S1P बोलोगे, YD YD बोलोगे, लेकिन जब एंगल बड़े होंगे तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा बच्चों, पार्ट डिफरेंस हो जाता है D साइन थीटा। समझ रहे हो बातें, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, D साइन थीटा। अगर ये एंगल छोटा है तो YD YD लिखो, एंगल बड़ा है तो D साइन थीटा लिखो। मान लो फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के केस में पार्ट डिफरेंस हो जाता है n लैम्डा, तो D साइन थीटा बराबर n लैम्डा प्लस माइनस में। तो बताओ n बराबर क्या लिखोगे, D साइन थीटा बाय लैम्डा। अब हमें एक चीज ध्यान देना होगा बच्चों, अब वो बात क्या है कि अगर मैं n का मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं, इसका मतलब साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा, n का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है dy लैम्डा। मान लो n का वैल्यू गलती से आ गया 4.2, इसका मतलब n का वैल्यू 4 ही है ना, 4.2 का तो कोई मतलब नहीं बनता, 4 है। तो मैक्सिमा कितना होगा वो देख लो, 4 ऊपर। n का मतलब क्या, ये नंबर नहीं, ये फ्रिंज के नंबर है, फ्रिंज के ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। 4 ऊपर 4 नीचे और बीच में एक, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इज
9 और नंबर ऑफ मिनिमा इज 8, बिकॉज जितने मैक्सिमा होंगे उससे एक कम मिनिमा होगा। वजह बड़ा स्पष्ट है। वजह क्यों स्पष्ट है बच्चों? क्योंकि उसमें सेंटर पे आकर के मिनिमा तो होते नहीं। आगे बढ़ो बच्चों, हम फिर बात करेंगे जब स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वैसे तो इतना लेवल पे बोर्ड देगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूं। यहां पर मैं सोच लेता हूं कि चलो कुछ पल के लिए अगर मान लो कभी एडवांस क्वेश्चन लेके दे दे तो हम थोड़ा ध्यान देना कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस को। मैं हल्का सा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, जितना बोर्ड की बातें होगी उतना ही बताऊंगा। इसमें मान लो ये सोर्स है, इसके सामने में एक स्लैब रख दिया जाए, तो मान लो उसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो उस वजह से क्या होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करता है। तो आपसे पूछा जाएगा शिफ्ट कितना होगा, तो शिफ्ट का वैल्यू होता है, याद रखिएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। बस इतना ही याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना शिफ्ट करेगा। क्या शिफ्ट करेगा? सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगा। क्या शिफ्ट करेगा? सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाएगा, मतलब पूरा पैटर्न बदल जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाएगा इतना। चलो इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं तो चीजें और क्लियर हो जाएगा बच्चों। मैं इस पे क्वेश्चन करवा रहा हूं। कह रहा है इन वाईडीएसी यूज, मैंने वेवलेंथ दे रखा है 600 नैनोमीटर और ट्रांसपेरेंट स्लाइस ऑफ थिकनेस 36 माइक्रोमीटर। तो इसका जो थिकनेस है वो 36 माइक्रोमीटर है। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्टेड टू 30th ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट टू 30th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। देन ठीक है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा वहां शिफ्ट करके चला गया जहां पर 30वां मैक्सिमा बन रहा था। तो ठीक है, 30 लैम्डा डी बाई डी शिफ्ट का वैल्यू है। और शिफ्ट का वैल्यू होता क्या है वैसे? म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डी डी कट जाएगा। तो म्यू माइनस 1 बराबर 30 लैम्डा बाई टी। तो म्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 30 लैम्डा बाई टी प्लस म्यू। नाउ सॉल्व इट। बहुत सिंपल है यार। म्यू बराबर 30, लैम्डा का वैल्यू बताओ क्या है? लैम्डा लैम्डा है 600 नैनोमीटर, 10 का पावर माइनस 9, और यहाँ 36 माइक्रोमीटर है। तो 36 गुना 10 का पावर माइनस 6 माइनस 1, 30 लैम्डा बाई डी बाई टी। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, कुछ खास है नहीं यहाँ पर। सॉल्व करके देख लीजिए कितना आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कितना आंसर आ चुका है। आइए हम आगे बात करेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न को। डिफ्रैक्शन को समझना पड़ेगा कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत अच्छे से फील करना। मान लो मेरे बच्चे कि यहां से कुछ लाइट को मैं भेज रहा हूं, सामने यहां पर स्क्रीन लगा दिया। मैं जैसी लाइट को भेजूंगा ना, तुम देखो लाइट यूं चला जाता है, यूं चला जाएगा, यूं चला जा रहा है, सीधा स्क्रीन पे आ रहा है, सीधा स्क्रीन पे आ रहा है। अब मेरे दिमाग में एक बात उठता है कि अब इसके सामने में एक स्लैब को रख दिया, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को रख दिया जो इस लाइट को रोक सके। अब जैसी लाइट को रोकेगा ना, अगर अब लाइट को भेजूंगा तो यहाँ क्या बनेगा? शैडो बन जाएगा। भाई लाइट इधर से आ रहा है, ये रोक दिया, इधर शैडो बन जाएगा। लेकिन एक घटना हुआ जो एक नया चीज को थ्योरी बना दिया। और वो घटना क्या था कि जब भी लाइट किसी शार्प कॉर्नर से टकराता है, तो भाई जरा सोच के देखो कि शैडो तो यहां से बनना स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी लाइट शार्प कॉर्नर से टकराया तो शैडो के रीजन में एंट्री कर गया। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने कहा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is defined as the bending of light around corners such that it spreads out and illuminates area where shadow is expected. This is known as the diffraction of light. सिंपल भाषा में मैंने यही समझाया कि भाई जब भी लाइट शार्प कॉर्नर से टकराते हैं तो ये शैडो के एरिया में एंट्री कर जाते हैं, और इसी को नाम मैंने दिया, क्या नाम दिया बच्चों? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन जनरल इट इज हार्ड टू सेपरेट डिफ्रैक्शन फ्रॉम इंटरफेरेंस सिंस बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली। होता ही है, जहां जहां इंटरफेरेंस होगा वहां डिफ्रैक्शन भी होगा। अच्छा, अब मैंने बताया बच्चों कि ये तो समझ में आ रहा है कि भाई
हमारे सिलेबस में है सिंगल स्लिट, याद रखना क्या है, सिंगल स्लिट। तो अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मैं समझाने जा रहा हूं। अब देखो, मान लो मैंने स्लिट का चौड़ाई बोल दिया ए, यहां से वेव्स आ रहा है, यहां से वेव्स आ रहा है, जहां पर भी बच्चों पाथ डिफरेंस जीरो होगा, मैं उसको नाम दूंगा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या नाम दूंगा, सेंट्रल मैक्सिमा। यही सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन होगा। देखो बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा तक तो हमें कोई दिक्कत था ही नहीं, हमें सेंट्रल मैक्सिमा तक कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत ये हुआ कि मैंने जो घटना देखा वो हैरान करने वाला घटना था, और वो घटना कुछ ऐसा था, ये घटना कुछ ऐसा था कि सेंट्रल मैक्सिमा तो चलो भाई जो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो हो गया इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। लेकिन इसके जस्ट ऊपर मिनिमा कैसे बन गया, भाई कैसे बना मिनिमा, यही हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आखिर क्या हुआ। देखो, लाइट जब शार्प कॉर्नर से टकराया तो ये उस रीजन में चला गया जहां पर शैडो बन रहा था। तो मैंने इस घटना को नाम दिया था, क्या नाम दिया बच्चों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक तो समझ मेरे को आ गया। प्रॉब्लम कब आया, जब मैं ये देखा ना कि यहाँ सेंट्रल मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा तो बन रहा था क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो होगा, वो तो आइडेंटिफाई हो ही जाता है। लेकिन उसके जस्ट ऊपर मिनिमा का पैटर्न, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ये क्या चक्कर था, ये समझ में मेरे को नहीं आया। ठीक है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको दिमाग लगाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में थोड़ा ध्यान देना। हम क्या करते हैं, पूरे स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ध्यान सुनते जाना। पूरे पार्ट स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, A/2 A/2। ठीक है, सुनना ध्यान से। मान लो यहां से चार वेव निकालता हूं, यहां से चार वेव निकाल देता हूं, और नीचे से भी चार वेव निकाल देता हूं। मैंने कुछ ऐसा सोचा कि अगर मैं यहां का पार्ट डिफरेंस आपसे पूछूं, ये एंगल थीटा है, तो ये कहलाएगा A/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा A साइन थीटा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस वे वो अपर हाफ, अपर स्लिट जो मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, अपर हाफ का पहला वेव लोअर हाफ के पहला वेव से अगर ओवरलैप कर जाए, और कुछ ऐसा ओवरलैप करे कि इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस λ/2 का हो जाए, तो ये दोनों वेव कट खुट के मर जाएंगे। क्योंकि जब जब दो वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस λ/2 का होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये दोनों कट खुट के मर के खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही मेरे बच्चे, और ये घटना कब हुआ, जब इसके और इसके बीच के पाथ डिफरेंस λ/2 था। मतलब A/2 साइन थीटा का वैल्यू λ/2 के बराबर था। सेम कहानी बताओ, अगर इस अपर हाफ का सेकंड वेव लोअर हाफ के सेकंड वेव के साथ कुछ इस प्रकार इंटरफेरेंस करे कि दोनों के बीच में फिर से पाथ डिफरेंस λ/2 का हो गया, तो ये दोनों भी मर के खत्म हो गया। फिर से वही बात बोलूंगा, A/2 साइन थीटा इज λ/2। तो कहने का मतलब ये है कि अपर हाफ का तीसरा, लोअर हाफ के तीसरा, अपर हाफ का चौथा, लोअर हाफ का चौथा से फिर से इंटरफेरेंस कर गया कि पाथ डिफरेंस λ/2 का हो गया, तो खत्म होके मर गया। अब कोई वेव बचा ही नहीं है भाई। जब वेव बचा ही नहीं है तो क्या बनेगा, मिनिमा। यही कंडीशन होगा पहला सेकेंडरी मिनिमा। अच्छा, YDAC वाले को हम मिनिमा या मैक्सिमा बोलते थे, यहां पर एक नया टर्म ऐड कर देना, सेकेंडरी। क्या ऐड कर देना, सेकेंडरी। तो भाई अब क्या बात करोगे, A साइन थीटा बराबर लैम्डा, तो साइन थीटा बराबर λ/A, मतलब थीटा बराबर साइन इनवर्स λ/A। इट इज द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। यही कंडीशन है पहला सेकेंडरी मिनिमा का मेरे बच्चे। आओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ना पड़ेगा हमें। हमें वहां दिक्कत हुआ था ना कि मिनिमा के बाद मैक्सिमा क्यों बना। तो मैंने इसको समझने के लिए क्या किया, दो भाग में नहीं करके तीन भाग में डिवाइड किया। तीन भाग में जब डिवाइड किया तो फिर से वही कहानी हुआ, फिर से वही कहानी हुआ, देखो फिर से वही कहानी हो गया। अब ये क्या हो गया बच्चों, सोच के देखो ये क्या हो गया। अब की बार ये हो जाएगा A/3 साइन थीटा। अब मैं फिर से बोलूंगा कि अपर हाफ नहीं, मतलब सबसे टॉप वाले जो है उसका पहला वेव मिडिल वाले के पहला वेव से अगर इस प्रकार इंटरफेरेंस करे कि दोनों के बीच के पाथ डिफरेंस फिर से λ/2 हो जाए, फिर से λ/2 हो जाए बच्चों, तो ये अपर व हाफ, अपर जो बिल्कुल टॉप वाले का पहला वेव, मिडिल वाले के पहला वेव
बर्बाद हो चुका है। और ये कब हुआ? जब a बाय 3 साइन थीटा का वैल्यू फिर से लैम्डा बाय 2 के बराबर हो गया। ऐसे ही इसका सेकेंड और इसके सेकेंड ओवरलैप करे, बर्बाद कर दे, खत्म हो जाए, इसका तीसरा बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। तो मैं इसमें फाइनली क्या बोल रहा हूं, अपर अपर और मिडिल वाले सब खत्म हो गया, तो फिर ये तो बचा रह जाएगा, तो वो जो बचा रह गया वो वेव आ गया, तो वही मेरा दिया मैक्सिमा। तो मैं क्या बोलूंगा, ए साइन थीटा इज 3 लैम्डा बाई 2। तो साइन थीटा इज 3 लैम्डा बाई 2 ए। तो बच्चों हम कहेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाई 2 ए। यही कंडीशन हो जाएगा, यही कंडीशन हो जाएगा बच्चों फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर दिमाग में आया कि भाई एक चीज और बता दो हमें कि सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या करना है। फिर से वही बात, 4 भाग में डिवाइड कर दो। 4 भाग में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सोच के देखो। 4 भाग में ये ऐसे ऐसे हो गया, तो कंडीशन क्या होगा इस अब की बार सोच के देखो, इसका और इसका। ए बाय 4 साइन थीटा बराबर फिर से लैम्डा बाय 2। अब पर ये वाला और ये वाला कैंसिल, ऐसे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब सारा बर्बाद हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो आएगा क्या, फिर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो ये कहानी कब हुआ बच्चों, सोच के देखो, जब ए साइन थीटा का वैल्यू 2 लैम्डा के बराबर हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू बच्चों लैम्डा 2 लैम्डा बाय ए हो गया। तो इसका कंडीशन हो गया थीटा बराबर साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाय ए। बस यही कहानी है, यही कहानी है बच्चों, बात खत्म करो। ऐसे तुम लोग खुद सोच लो कि सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगा। तो मैंने 5 भाग में डिवाइड किया, ऊपर वाला 2, मिडिल और नीचे वाला 2 खत्म, बचा एक, वो आ गया तो मैक्सिमा बन गया। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि भाई इसका क्या जनरल रिजल्ट होना चाहिए। तो मैंने जनरल रिजल्ट ये सोचा कि ए साइन थीटा का वैल्यू होना चाहिए एल लैम्डा, वेयर एन इज 1 2 3 4। ऐसे मैंने सोचा कि सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, तो कहोगे ए साइन थीटा बराबर होना चाहिए 2n + 1 लैम्डा बाय 2, फिर n इज 1 2 3 4, है ना। ये बात भी याद रखेंगे। अब देखो हमें एक दो बातें और समझना होगा कि लीनियर और एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विड्थ क्या होगा और एंगुलर विड्थ क्या होगा। तो पहले तुम ये देखो कि सेंट्रल मैक्सिमा का डोमेन क्या है। तो कहोगे सर सेंट्रल मैक्सिमा यही तो है सेंट्रल मैक्सिमा। तो पहले यहाँ शुरू हो गया पहला मिनिमा, तो इसे कहेंगे लीनियर विड्थ और इसे कहेंगे एंगुलर विड्थ, इसे कहेंगे लीनियर विड्थ और इसे कहेंगे एंगुलर विड्थ। चलो मैं थोड़ा सा डिराइव करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन को ध्यान रखना। मैंने यहां लिखा टेन थीटा इज परपेंडिकुलर वाई बाय बेस डी। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए हम क्या बोलेंगे कि जो ए साइन थीटा होगा, बच्चों वो होता है 1 लैम्डा। ये मैंने कैसे लिखा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए यहां दिखाया हूं, देखो पहला सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन यही था, ए साइन थीटा बराबर 1 लैम्डा, क्योंकि ये जो होता है ये 1 लैम्डा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे, लैम्डा बाय। तुम कहोगे सर आपने ए साइन थीटा बराबर 1 लैम्डा ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पहला सेकेंडरी मिनिमा बन रहा था, इसलिए ये एंगल का नाम हो जाएगा साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय ए। अगर एंगल बहुत छोटा होगा बच्चों तो ये साइन थीटा और टेन थीटा में कोई अंतर नहीं है, तो मैं बोल दूंगा साइन थीटा टेन थीटा बराबर थीटा, मतलब लैम्डा बाय ए। अब लैम्डा बाय ए को मैंने वाई बाय डी के बराबर कर दिया और वैल्यू निकाल दिया वाई बराबर लैम्डा डी बाय ए। तो ये तो इसका वैल्यू हो गया। तो यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू होगा बच्चों उसी को कहेंगे लीनियर विड्थ। तो लीनियर विड्थ हो जाएगा 2y, मतलब 2 लैम्डा डी बाई ए। ओके, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। फिर बात करते हैं हम लोग एंगुलर विड्थ क्या होगा, ये थीटा का वैल्यू निकालना होगा हमें। तो हमने कहा कि एंगुलर विड्थ के लिए हमें पता है कि साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए होता है बच्चों। तो थीटा बराबर क्या लिखोगे, लैम्डा बाई एंगल छोटा होगा। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो टोटल विड्थ हो जाएगा वो ऐसे विड्थ होगा, बोलो यही था एंगुलर विड्थ थी इसका 2 थीटा, तो 2 लैम्डा बाय ए, बस यही था इसका एंगुलर विड्थ। अब इस पे क्वेश्चंस भी एक दो कर लो तो और अच्छा रहेगा। मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि ना डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पहला मिनिमा जो था वो ऑब्जर्व किया था ए साइन थीटा का वैल्यू, कहाँ ऑब्जर्व किया पहला मिनिमा, जल्दी बता दो, 30 डिग्री। ए साइन 30 डिग्री बराबर, ए साइन 30 डिग्री बराबर 1 लैम्डा। बहुत अच्छी बात भाई। अच्छा लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कह रहा है कि द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां ऑब्जर्व हुआ,
तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ ऑब्जर्व होता है बच्चों? ए साइन थीटा बराबर, क्या बोलोगे? पहला सेकेंडरी तो 2 गुना 1, क्या बोलोगे? 2 गुना 1, 2, 1, 3 लैम्डा/2, 3 लैम्डा/2। सोच के देखो, एन का वैल्यू 1 पुट कर दिया सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। 2 गुना 1 2 प्लस 1 3 लैम्डा/2। नाउ सॉल्व इट। यहां पर कुछ था नहीं खास, लैम्डा से लैम्डा गया, ये हो गया 2/3। साइन 30 हो जाएगा हाफ, 1/2 साइन थीटा इज 3/2, 2/3। तो मैं क्या बोलूंगा? 2 साइन थीटा गुना 2 मतलब 4 साइन थीटा बच्चों, 4 साइन थीटा बराबर 3। तो बताओ थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स 3/4। उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं बच्चों, ये लीनियर विड्थ पूछ रहा था, लीनियर विड्थ का तो सीधा फॉर्मूला ही पूछ दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये क्वेश्चन आप खुद करके मेरे को बताओ क्या होगा इसका आंसर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर कितना होगा। और बच्चों हम फिर से मिलेंगे एक मॉडर्न फिजिक्स के साथ। अगला वीडियो आएगा मॉडर्न फिजिक्स का, और मॉडर्न फिजिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स 1 और मॉडर्न फिजिक्स 2, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर के आसपास है। एटम्स, ड्यूअल नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियाई। तो ध्यान रखना चैप्टर्स इसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट्स में हम एटम्स और ड्यूअल नेचर को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स को। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं ऐसा कर सकता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स 1 और मॉडर्न फिजिक्स 2 को ऐसा रखूंगा, और जो सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स है उसको मैं अलग ही कर दूंगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर उलझ जाओगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से करना, और साथ में एक काम और कर देना बच्चों, कि जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया है इस वीडियो के साथ, उस पीडीएफ के एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर देना। फिर मिलते हैं बच्चों अगले हफ्ते। जय हिंद।